गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। हमें लग रहा है सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो पहले ही आप लोग स्माइल फेस का सिंबल बना दें, इसका मतलब कि बहुत आप लोग हैप्पी हैं। वेरी गुड, सेम टू यू। चलो हम लोग हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्राइड तक पढ़ चुके थे ना। एक बार रिप्लाई करिए। आप लोग गुड मॉर्निंग बाद में, पहले रिप्लाई करेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना जी। पिछले क्लास में कल हम लोग हाइड्राइड में आयनिक हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड्स के 3 अदर नेम बताए थे। आयनिक हाइड्राइड्स के भी 3-4 नेम बताए थे। देखो एनसीईआरटी में 1 नेम दिया है, हम आप लोग कई नेम बताते हैं कि हम सोचते हैं कि बच्चे एक बार अब क्लास करने के बाद एनसीईआरटी या कोई साइड बुक पढ़ने की आवश्यकता न हो, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप हम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का पे L1 स्क्वायर पे आज नहीं तो कल आप लोड हो जाएगा, ठीक है। हम ये चाहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दें, टेस्ट में अच्छा नंबर लाएं, ठीक बेटा। आज, हाँ आज नहीं तो कल हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड पे DPP आप लोगों को ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, आज शाम तक नहीं तो कल, ठीक है। कल मान लीजिए संडे है तो मंडे को होगा। ओके चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा DPP बनाए हैं। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत टफ क्वेश्चन भी है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन है। चलिए हम लोग लास्ट में कल मेटालिक हाइड्राइड्स का अदर नेम जो लिखवाए थे, अभिषेक कुमार उपाध्याय जी बताएं क्या लिखवाए थे। इंटरटिशियल हाइड्राइड्स, नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स क्यों नाम पड़ा था? मेटल और हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स नहीं होता है, ऑलवेज फ्रैक्शन रेशियो होता है, इसलिए नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। डी ब्लॉक्स में ग्रुप 7th, 8th एंड 9th के मेटल्स मेटालिक हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं ड्यू टू हाइड्राइड गैप। एंड ग्रुप 6 में क्रोमियम हाइड्राइड विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू स्मॉलर साइज। ओके, रिप्लाई विल बी फास्ट। इतना तक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, वेरी गुड। तो आज हम लोग वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ वाटर लिख लें। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसमें हम लोगों को वाटर का शेप तो पहले से जानते हैं। ड्राई आइस का आप लोग फार्मूला बताएं तो, ड्राई आइस का फार्मूला बताओ, देखें तो कितने बच्चे जानते हैं। आप लोग ड्राई आइस का फार्मूला बताएं। वाटर का तो हम लोग पहले से जानते हैं, हाँ CO2, वेरी गुड। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया, नीट में भी क्वेश्चन है कि ड्राई आइस का शेप क्या होगा। तो दिस इज CO2 होता है ड्राई आइस एंड SP लीनियर, ठीक। वैसे इसका शेप, वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी बच्चे, वेल मेंटेन, बहुत अच्छे। ऐसा हम लोग सोचे नहीं थे कि सभी बच्चों का रिस्पांस आएगा। आशुतोष एंड अभिषेक का सबसे फास्ट आया है। आयुष सॉलिड CO2 बोलते हैं, हाँ सॉलिड CO2 बोलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे H2O का पहले से जानते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जबकि ड्राई आइस का पूछेगा तो सॉलिड CO2 SP लीनियर बताएंगे। यहाँ पे हमें बताओ sp3 हाइब्रिडेशन, इसका शेप क्या होता है? आप पढ़े होंगे V शेप या बेंड शेप, V शेप या बेंड शेप। अब यहाँ पे हम लोग 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, sp3 V शेप और बेंड शेप, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। इसका बॉन्ड एंगल्स H3O+ दे दिया, H2O दे दिया, OF2 दे दिया एंड OCl2 दे दिया। इन चारों में बॉन्ड एंगल किसका हाईएस्ट होगा? कोई भी स्टूडेंट? रिप्लाई विल बी फास्ट। देखो रिप्लाई करोगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको अभी डिस्कशन कराएं। H3O+, H2O, OF2 एंड OCl2, इसमें बॉन्ड एंगल्स किसकी हाईएस्ट होगी? रिप्लाई विल बी फास्ट और ऑर्डर में बता देंगे तो उसका 100% है
नीट वाले बच्चों को नीट में सिलेक्शन होगा। ओके, आंसर सही नहीं है। एंड अदर स्टूडेंट रिप्लाई विल बी फास्ट। H2O का एंगल ज्यादा नहीं होगा। आंसर मिस्टेक है, H3O प्लस का भी नहीं होगा। सौरभ, कहाँ से आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं? अंजलि, हाँ, OF2 का कहाँ होगा? रवि मौर्य, आप इतना ऑप्शन दे दिया आप लोग। अच्छा, हमें लग नहीं रहा कि आप लोग टारगेट वाले बच्चे हैं यार, ऐसे बेइज्जती कराते हैं कभी कभी। इतना हम लोग आते ही तारीफ कर दिए। चलो देखो देखो, हाँ अब तो आएगा ही OCl2। चार ही ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर देना, तो ऐसे तो इंसल्ट महसूस हो रहा है ना। चलो देखो, H3O प्लस, H3O प्लस, H3O प्लस, दिस इज, यहाँ पे हम लोग देखें 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर आप जानते हैं बेटा, sp3 ट्राइएंगुलर पिरामिडल, ट्राइएंगुलर पिरामिडल्स, दिस इज 107 डिग्री। इसका एंगल 107 डिग्री के आसपास होता है। H2O का पहले से जानते हैं, V से बेंड से 104.5 डिग्री या 105 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, और 104.5 डिग्री, जो भी 105 ही याद करें। OF2 का एंगल हम बताए थे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के कारण H2O से भी कम हो जाता है। इसका एंगल होता है 103 डिग्री, बताए थे पिछले क्लास में, या कहीं ना कहीं क्वेश्चन कराएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के कारण एंगल डिक्रीज हो जाता है। लेकिन OCl2 का क्या होगा? OCl2 में हम लोग एक बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जब लोन पेयर के एडजेसेंटली में इम्पटी d ऑर्बिटल्स होगा तो उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। ये 3D इम्पटी ऑर्बिटल्स हैं, इसके कारण यहाँ पे लोन पेयर इम्पटी ऑर्बिटल्स के बीच में कॉन्जुगेशन हो जाता है, या इसको हम लोग नाम देंगे लोन पेयर इम्पटी d ऑर्बिटल्स के बीच में बैक बॉन्डिंग। इसका जो लोन पेयर रिपल्सन करने वाला था वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया। तो सेंट्रल एटम 2p का है बेटा, तो यहाँ से p पाई बना, एंड 3d है तो दिस इज d पाई, तो जो बॉन्ड बन जाता है वो बॉन्ड बन जाता है p पाई d पाई बॉन्डिंग। क्या बन जाता है? p पाई d पाई बॉन्डिंग। जिन स्टूडेंट को डाउट होगा तो ये पॉइंट से लिख सकते हैं कि लोन पेयर के एडजेसेंटली में इम्पटी d ऑर्बिटल्स होगा तो आल्सो इन्वॉल्व p पाई d पाई बॉन्डिंग। लेकिन सेंट्रल एटम 2p का होगा, सराउंडिंग 3d, यदि 3p का होगा तो 4d, इम्पटी 4p है तो 5d, यदि 3p का है और 3d है तो d का इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर नहीं करेगा। तो दिस इज, यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप लोगों को हम पहले ही ऐसा क्वेश्चन एक बताए थे, OF2 OCl2 केमिकल बॉन्डिंग में OBr2 OI2, ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे। इवन तो OI2 का यहाँ बॉन्डिंग एंगल सबसे ज्यादा हो जाता है, स्टेरिक रिपल्सन। OI2 के बाद होता है OBr2, OCl2 एंड OF2। नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर बॉन्डिंग एंगल्स पे पब्लिक कराए थे, ऐप पे भी अवेलेबल होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। इस पॉइंट्स को लिख लिया जाए, एक लाइन करके लिख लो। यहाँ पे सबसे अधिक इसका एंगल होता है 111 डिग्री, 109 से ज्यादा हो जाता है, 111 डिग्री होता है। एंड अब H2O का एंड H3O प्लस सभी का देख लो, सबसे अधिक हाईएस्ट बॉन्ड एंगल OCl2, फिर हो जाएगा आपका H3O प्लस, फिर हो जाएगा H2O, H2O से कम हो जाता है OF2 का। ये आंसर है, एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो खैर हम चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा रिप्लाई कर दें कि समझ में आ गया, कि हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखें, एक्सप्लेनेशन लिखवाएंगे, समझ में आ गया, रिप्लाई विल बी फास्ट। एक एक्स्ट्रा पॉइंट करके हम लोग नो तो लिख लेते हैं। ओके, वेरी गुड, एक पॉइंट से लिख लीजिए, वेरी गुड। अच्छा, या जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा तो वो जरूर लिख लेगा। आप लोग पोटेंशियल तो बहुत बढ़ा देते हैं हमारा, हम भी बढ़ाते हैं आप लोगों का। तो चलिए हम लोग एक लिख दें, इफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, एक लाइन लिख लो, इफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, if the presence of lone pair electrons adjacently
adjacently empty d orbital. If the presence of lone pair electrons adjacently empty d orbitals, adjacently empty d orbitals, if the presence of lone pair electrons adjacently empty d orbitals, then also involve p pi d pi bonding, also involve p pi d pi bonding and increases the bond angle, बॉन्ड एंगल्स इंक्रीज कर जाता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होते हुए भी एंगल्स 109 से ज्यादा होता है, इसका एंगल होता है 111 डिग्री। लिख लो बॉन्ड एंगल, यहाँ पे हमारे साथ साथ लिख लीजिए बॉन्ड एंगल इसका वो Cl2 का 111 डिग्री होता है क्लोज टू, इसका होता है 107 डिग्री क्लोज टू, इसका होता है 105 डिग्री या 104.5, 103 डिग्री, इसका होता है बेटा 103 डिग्री OF2 का, बहुत कम। चलिए हमें कॉन्फिडेंस हो गया है कि अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं हुआ, अब हमें क्या पता है, तो क्या मान के चलें कि अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंसर विल बी रिप्लाई फास्ट। ओके, तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में ही क्वेश्चन दिया था तो हमने क्वेश्चन दे दिया, बट हमें आंसर बहुत सही नहीं मिला, बट कॉन्फिडेंस तो है कि अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आंसर बता देंगे। एक क्वेश्चन और दें या रहने दीजिए, टाइम कम नहीं, ट्राई करेंगे। अच्छा ओके, एक क्वेश्चन और दें, टाइम बहुत कम है। चलो वाटर का रिएक्शन लिखो, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर, ये दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक। आप लोग हम चाह रहे हैं कि पहले कुछ लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ वाटर, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर। पहला लिखो तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, थोड़ा फास्ट लिखिए, आज हम लोग हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पूरा पढ़ लें। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल रिएक्शन लिख लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी। पहला हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, देखो वाटर का रिएक्शन हम लोग किसी भी ऑक्साइड से करा देते हैं। सपोज दैट यहाँ ऑक्साइड ले लेते हैं P4O10 वाटर का हाइड्रोलिसिस करा दें या रिएक्शन करा देंगे तो ये दीज ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, दीज ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर, दीज ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मेशन ऑफ इक एसिड, ये इक एसिड फॉर्म करेगा क्योंकि मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। तो दीज ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मेशन ऑफ इक एसिड, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, तो ये एसिड बना लेता है। एसिड में इक एसिड तो P4 है, दिस इज फास्फोरिक एसिड, या जो कि हम लोग नाम देते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड। क्या नाम देते हैं? आर्थोफास्फोरिक एसिड। रिप्लाई करो, इसमें P4 है तो दिस इज यहाँ पे 4 हो जाएगा, एंड यहाँ से 10 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 4 16 × 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। बैलेंस कर लिए हम लोग, वैसे बैलेंस करना हमारा काम नहीं है। ओके वेरी गुड, 6 आ चुका है तो P4O10 दीज ऑक्साइड, यदि बेटा हम लोग N2O5 का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इसी तरह, यहाँ से बन जाता है इक एसिड। आप लोग एक लाइन लिख लेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में एसिडिक ऑक्साइड, एक लाइन लिखो सभी बच्चे, एसिडिक ऑक्साइड लिखिए। तो दीज ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर, दीज ऑक्साइड ए पॉइंट्स करके लिखो, दीज ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ इक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ इक एसिड, सच ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड। These oxide which dissolve in water, formation of ic acid, such oxide are acidic oxide। ऐसे ऑक्साइड को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा? एसिडिक ऑक्साइड।
ओके। दीज ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर, नोट कर चुके तो रिप्लाई कोई भी स्टूडेंट कर दो यार, नहीं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दीज ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ईक एसिड, सच ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। N2O5 वाटर में डिजॉल्व कराएंगे तो दिस इज ए नाइट्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्रिक एसिड। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। एंड Cl2O7 इसको वाटर में डिजॉल्व करा देते हैं, बन जाता है हमारा पर क्लोरिक एसिड। दिस इज आल्सो पर क्लोरिक एसिड। ये बैलेंस है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 ले लीजिएगा। यदि हम लोग CO2 है इसको भी वाटर में डिजॉल्व करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, तो दिस इज बन जाता है हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। SO3 H2O, दिस इज हमारा बन जाएगा H2SO4। ये हमारा सारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, आप लोग जरूर लिख लेंगे। एंड CO2 SO3 N2O5 Cl2O7, इस सारे का हम आप लोगों को एक साथ लिखवा दिए। हमें लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंस से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब सारे बैलेंस है, कर लिए आप लोग। ओके, तो हम लोग क्या लिखे हैं बेटा? दीज ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ईक एसिड। देखो सारे एसिडिक ऑक्साइड हैं एंड हम लोग सभी में ईक एसिड है। इस एसिड का हम लोग नाम देते हैं सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक, परक्लोरिक, नाइट्रिक, फास्फोरिक, सभी के लास्ट में। इसी तरह B2O3 है, इसको वाटर में डिजॉल्व करा देंगे तो ये बन जाता है आर्थोबोरिक एसिड H3BO3, आर्थोबोरिक एसिड। ये सारे रिएक्शन लिख लेना। बोलो B2O3 इसको बैलेंस कर दो। यदि यहाँ से 3H2O ले लेते हैं तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा कितना है? 3 और 3 6 है, बैलेंस है। इसी को हम लोग R करके BOH थ्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BOH थ्राइस। एंड आर्थो क्यों? जिस एसिड में OH ग्रुप्स की संख्या मोर देन 2 होता है उसको हम लोग नाम देते हैं आर्थो। ये पहले से जानते होंगे, इसलिए आर्थोबोरिक एसिड। इसमें 2 ही है, एक आर्थोबोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड। अब नाइट्रो एक है, OH ग्रुप्स एक है, 2 है, इसलिए आर्थो नाम नहीं देंगे। आर्थो नाम वहां पे देते हैं जिस एसिड में OH ग्रुप्स की संख्या मोर देन 2। बोलिए समझ में आ गया? और आर्थो से एक वाटर हटा देंगे, दिस इज मेटाबोरिक एसिड ना, वो बाद में बताएंगे बोरान फैमिली में। पहले हमें रिप्लाई कर दें, यहाँ पे सभी स्टूडेंट रिप्लाई कर दें B2O3। B2O3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? रिप्लाई विल बी फास्ट। यहां से देखिए, जिस एसिड में दिस ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ईक एसिड, सच ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, ये सारे हमारा ईक एसिड हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन समझ में आ गया, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हम मान लें कि सभी स्टूडेंट को ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू। अब एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और है, ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये यहाँ से बन जाता है हमारा SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बट ये पॉलीमेरिक चेन में चला जाता है एंड यहाँ से मिल जाता है 4HCl। आपको यहाँ पे बैलेंस करना है तो 2H2। SiO2 हम लोग जानते हैं CO2 का शेप sp लीनियर होता है, बट SiO2 sp लीनियर नहीं होता है। ये लिख लीजिएगा sp लीनियर। ये आगे बहुत ब्राड में पढ़ाएंगे। कार्बन फैमिली में ये पॉलीमेरिक चेन बना लेता है एंड sp3 टेट्राहेड्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? sp3। इसको डिटेल में हम आपको कार्बन फैमिली, नहीं तो हाइड्रोजन बहुत छोटा है और हमको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा क्लास की आवश्यकता हो जाएगी। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जिसको बनाना होगा या जो बच्चे जानते होंगे बनाना होगा तो बना सकते हैं ना। ओके, वेरी गुड। एक पार्ट का हम फाइंड करते हैं तो दिस इज आल्सो, यहाँ पे देखेंगे तो इसी से मिल जाता है आर्थोसिलिकेट, जो कि हम लोग sp3 टेट्राहेड्रल। तो ये मेन हम आपको कार्बन फैमिली में पढ़ाएंगे और एक एक्सीलेंट ट्रिक बनाएंगे। ओके, तो पॉलीमेरिक चेन में चला जाता है SiO2 है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, आप लोग जानते भी होंगे। तो दिस इज आर्थोसिलिकेट। क्या होता है? सिलिका क्या होता है? तो SiO2 जब भी होगा तो sp लीनियर कभी नहीं होगा, ये पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है।
दिस इज बैक बॉन्डिंग होता नहीं, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाता है पी पाई। हम ये भी बताएंगे 2 पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ बैक बॉन्डिंग। हाइब्रिडेशन sp है तो उसमें आल होगा पी पाई। बोलो रिप्लाई कर दो, ये आगे पढ़ना है या पहले से जानते थे? वेरी गुड, ओह बहुत अच्छे। विभा हम लोग यहाँ पे देख लें, ये अरे ये थोड़ा सा SiO2 होगा, ये मिस्टेक हो गया, SiO2N, दिस इज पॉलीमेरिक। ये यहाँ से देखिए हार्डिसिस में, तो हमें लग रहा है कि ये कार्बन फैमिली में है, बुक में मेंशन है, डिटेल में बता देंगे। अभी SiO2 का शेप पूछेगा तो sp3 टेट्राहेड्रल बताएं हाइब्रिडेशन, CO2 का sp लीनियर, CO2 का sp लीनियर। तो दिस इज हमें पॉइंट समझ में आ गया ना। ओके, अब हम लोग दूसरा देखो, इसका नेचर एम्फोटेरिक का मतलब कि ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो ये सब आप अपने से पढ़ लेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन भी अपने से आप लोग देख लेंगे, एसिड एंड बेस थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए ना हो तो। जैसे हम लोग इससे NH3 का रिएक्शन करा दें, दूसरा लिख लो एम्फोटेरिक रिएक्शन, दूसरा लिख लो एम्फोटेरिक रिएक्शन। अच्छा, एक बार क्वेश्चन दिया था, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम्स इन P4O10। P4O10 में ब्रिज ऑक्सीजन एटम से क्वेश्चन आया था, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम इन P4O10? आंसर बता सकते हैं तो हमें एक बार रिप्लाई कर देते तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। P4O10 हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम, तब हम लोग उस पर चलेंगे। P4O10 how many total number of bridge oxygen atom, reply will be fast। तो हम लोग चलेंगे इसके रिएक्शन में। P4O10 देखो, हम लोग P4 का स्ट्रक्चर, दिस इज आल्सो, एक बार क्वेश्चन दिया था हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ PP बॉन्ड, दिस इज ये P4 का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें ब्रिज ऑक्सीजन एटम इसमें, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि इसमें हम लोगों को P4O10 का स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरह ना ब्रिज ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, बीच में ऑक्सीजन जितना होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, ब्रिज ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। 6 आंसर आ रहा है, जिन बच्चों का 6 आंसर आ रहा है आंसर सही है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम, तो आप आंसर लाइए 6 लाना क्या है समझ में आ गया होगा। अब इसमें हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ PP बॉन्ड, देखिए ये दिस इज POP 1 2 3 4, यहाँ से 5 6 टोटल नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम्स, या POP बॉन्ड पूछेगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को डाउट है वो लिख सकता है, तो हमें बता दो नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम्स या नंबर ऑफ POP बॉन्ड, एक ही बात है। POP बॉन्ड कितना आ गया बेटा, यहाँ से POP बॉन्ड कितना, बोलो रिप्लाई करो, रिप्लाई विल बी फास्ट। POP बॉन्ड कितना 6, या ब्रिज ऑक्सीजन एटम कितना 6। अब यहाँ से नॉन ब्रिज पूछेगा तो कितना हो जाएगा 4। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सारे पॉइंट बता सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट हमें एक रिप्लाई कर दो, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें कितना होगा। नंबर ऑफ POP बॉन्ड आप कर लेंगे, नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम एक ही बात है, ठीक है। और लिखिएगा नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम, ब्रिज ऑक्सीजन एटम 6, एक ही बात है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड करिए, सारे स्ट्रक्चर में कर लेना। लोन पेयर आ जाएगा 20, हाँ सिग्मा बॉन्ड 16 आंसर आएगा। अब सुन लो, फास्फोरस पे PO के बीच में बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा है P4O10 में, तो बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो हम लोग दिस एक सेंट्रल एटम का फाइंड कर लेंगे। तो हम आपको बताएं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, इसको आप देख लीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो पॉली एटॉमिक के लिए बताए थे, सेंट्रल एटम ईच का फाइंड कर लो।
तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना आ गया 5, सिग्मा बॉन्ड कितना 4, 1.25, 1 से 2 तक आएगा, हम बताए थे उसके बीच में ही रहेगा। फॉर्मल चार्ज जो भी हो सारे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हाइब्रिडेशन sp3 शेप टेट्राहेड्रल, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ p पाई डी पाई बॉन्डिंग, 4 पाई बॉन्ड है, 4 बैक बॉन्डिंग होगा, और हाइब्रिडेशन इसमें sp3 हो गया, तो चारों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा p पाई डी पाई। ये सब लिखवा चुके हैं ना, ये लिखवाए हैं कि नहीं बताओ, 4 p पाई डी पाई बॉन्डिंग sp3 नहीं लिखवाए हैं, ये बताइए 4 p पाई डी पाई लिखवाए हैं कि नहीं। पाई बॉन्ड 4 है, तो वो जो p ऑर्बिटल्स और d का ओवरलैपिंग से 4 p पाई डी पाई बॉन्ड ये लिखवाए नहीं है, ओके लिखवा चुके हैं, वेरी गुड। तो हम लोग सारे पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है, ओके। आइए नेक्स्ट लिखिए एम्फोटेरिक, इसका रिएक्शन एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, तो एम्फोटेरिक नेचर ये जरूर बताए होंगे p पाई डी पाई, इसमें किसी कंफ्यूजन नहीं है ना। हिमांशु कुमार मिश्रा, हमें लग रहा है कि बहुत शॉर्टकट तुम रिप्लाई लगने लगो इधर बीच, चलो लिखो नेक्स्ट। एम्फोटेरिक रिएक्शन, एम्फोटेरिक का मतलब कि ये दिस इज एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव्स करता है। मान लीजिए इसका रिएक्शन हम लोग दूसरा लिख लेते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक रिएक्शन, या हमें बताओ NH3 है, NH3 का वाटर से रिएक्शन कराएंगे या वाटर, तो दिस इज ये बेस है, जब ये बेस होगा तो ये किसका बिहेव करेगा एसिड की तरह। तो अब बेस का रोल क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कैसे करेगा, H प्लस और H माइनस में टूट जाएगा, तो ये नाइट्रोजन का लोन पे इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या बोलेगा अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देके प्रोवाइड कराएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो दिस इज ये क्या हो जाएगा NH4 प्लस हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा OH माइनस। ये आपका एसिड है, तो एसिड का ये हमारा क्या है बेस है, तो दिस इज ये H प्लस ऐड हो गया, तो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, इसको क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, एंड इसी तरह बेस को इसको क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं हम लोग, ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। यदि स्ट्रांग एसिड से रिएक्शन करा दी, H2 का रिएक्शन कोई स्ट्रांग एसिड, सपोज दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दो, तो अब ये स्ट्रांग एसिड है, तो दिस इज ये H प्लस डोनेट करेगा, इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करेगा, इसको बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक। ये स्ट्रांग एसिड है, तो दिस इज अब यहाँ से बन जाएगा आपका H3O प्लस, एंड यहाँ से बन जाएगा Cl। रिप्लाई विल बी फास्ट, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब तुम्हारा ये वाटर यहाँ पे बेस था, ये तो दिस इज एसिड की तरह, ये स्ट्रांग एसिड है, तो अब दिस इज ये क्या बिहेव किया है बेस, तो एसिड एज वेल एज बेस दीज आर एम्फोटेरिक, क्लियर हुआ। H3O प्लस ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, रिएक्शन लिख लीजिएगा कॉन्जुगेट एसिड, एंड ये हो जाएगा, इसको लिख लो कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब आप बता दें, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड। रिप्लाई विल बी फास्ट, दिस इज ये। अब एम्फोटेरिक रिएक्शन, एम्फोटेरिक नेचर समझ में आ गया हम लोगों को वाटर का, तो ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग H2O का रिएक्शन करा रहे हैं H2S से, ये शायद NCERT में रिएक्शन दिया हुआ है क्या, एक बार देख लेना NCERT में दिया है क्या, इसका फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड आल्सो फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। रिप्लाई विल बी फास्ट, इसका रिएक्शन क्या होगा
एंड ऑल्सो फाइंड आउट द कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह आपको लिखना है जैसे हम लिखें। तो रिप्लाई विल बी फास्ट ऑल स्टूडेंट, इसका बहुत फास्ट करिएगा। बाकी एक है रिडॉक्स रिएक्शन, आप पहले से जानते हैं, हाइड्रेट साल्ट फॉर्मेशन, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा चुके थे। ये H प्लस क्या करेगा, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, देखो हम लोग आर मूविंग डाउन द ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, H2O H2S सेलेनियम टेलुरियम एंड आल्सो पोलोनियम हाइड्राइड। सबसे स्ट्रांग एसिड यहाँ पे क्या होगा, आपको हम पहले से बता चुके हैं, पोलोनियम हाइड्राइड, टेलुरियम, सेलेनियम, H2S H2O। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज द स्ट्रांगर एसिड। जब ये स्ट्रांगर एसिड है एसिड की तरह, तो ये यहाँ पे बेस का रोल करेगा अदा। तो एसिड क्या करेगा, वो H प्लस आयन रिलीज कर देगा, SH दिस इज माइनस बना लेगा, ये यहाँ से लोन पेयर उसको वेलकम बोलेगा, तो दिस इज वेलकम बोलेगा। वेलकम का मतलब बुला लेगा, आप किसी को बुलाते नहीं, बोलते मोस्ट वेलकम कमिंग, है कि नहीं। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लोन पेयर दे के अट्रैक्शन करेगा, लुभाएगा, तो ये बन जाएगा H3O प्लस, एंड यहाँ से क्या मिल जा रहा है आपको, SH माइनस, SH माइनस। ओके, तो दिस इज, यहाँ से एसिड है, अब एसिड का ये प्लस चार्ज हुआ, तो दिस इज, इसको नाम देंगे कॉन्जुगेट एसिड, इसको कॉन्जुगेट एसिड, और ये हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। रिप्लाई विल बी फास्ट, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को। तो ये एम्फोटेरिक है, हाइड्रेट साल्ट फॉर्मेशन आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन तो अभी पढ़े नहीं है, बट पहले से जानते होंगे। जैसे दिस इज CrH2O है, 6 है, Cl3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, आउटसाइड एक करेंगे। मान लो Cr दे दिया, H2O दे दिया, 5 दे दिया, एक Cl इनसाइड कर दो, H2O यहाँ पे Cl2, तो जो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर होगा वो साल्ट का फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रेट मीन्स वाटर है, इसलिए उसको नाम देते हैं हाइड्रेट साल्ट फॉर्मेशन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में शायद कुछ न कुछ दिया होगा, शायद ये दिया है एंड ये वाला दिया है ना जी। रिप्लाई करो, एनसीईआरटी में मेंशन है, देखे हो, एकदम क्लियर हो गया, वेरी गुड आशुतोष, थैंक यू। तो अब हम लोग लिखेंगे वाटर के टाइप्स। तो आप लोग लिखिए टाइप्स ऑफ वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, लिख लो। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। 1 और 3 दिया है, अच्छा ये भी लिख लीजिएगा, तो अब ऐसा नहीं है, ये पूछा गया तो इसलिए। अच्छा, हम लोग लिख लेंगे, हमें कॉन्फिडेंस है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पहले कैसे हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर कितने टाइप से कैसे पहचानेंगे, तो आप लोग एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए। ओके, आप हेडिंग लिखिए हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर में टू टाइप्स हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे कि ये सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर है। देखिए, जो हम लोग फिल्टर करके पानी पीते हैं, या एक्वागार्ड, एक्वाश्योर, एक्वासॉफ्ट, जो भी हो, हर जगह आरओ आजकल लगा, आप पहले से जानते हैं ना बेटा। तो दिस इज, वो क्या है, हमारा सॉफ्ट वाटर है। क्या है, हमारा सॉफ्ट वाटर है। तो कैसे हम पहचानेंगे, हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल के द्वारा देखते हैं, उसमें सोप लगाते हैं। सोप मीन्स आप जानते हैं, ठीक है, सोप लगाएंगे और उसमें लेदर जनरेट होगा। लेदर मीन्स होता है झाग, तो सोप लगाएंगे, लेदर जनरेट होगा या फ्यूम बनेगा। फ्यूम मीन्स होता है गाज, झाग, आप पहले से जानते होंगे। तो दिस इज, हम डिसाइड कर लेते हैं कि सॉफ्ट वाटर है। क्या वाटर है बेटा, वो सॉफ्ट वाटर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पहचानने के लिए। तो चलिए हम लोग पहले सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर एक पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो लिख लो, इट्स डिपेंड्स अपॉन दी, एक पॉइंट डाल के लिखो, तो इट्स डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ वाटर, इट्स डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ वाटर। आप लोग एनसीईआरटी में देखिए दिया है, दिया होगा, इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वाटर टू फॉर्म लेदर। नेचर ऑफ वाटर टू फॉर्म लेदर
विथ सोप सोल्यूशन, लेदर विथ सोप सोल्यूशन। लेदर मीन्स होता है एक तरह से, लेदर की हिंदी क्या होती है यहाँ पे, झाग, फ्यूम, मतलब झाग या गाज क्या बोलते हैं आप लोग, देखें हर जगह यूज करते होंगे आप लोग, कपड़ा वपड़ा साफ करते होंगे आप लोग, या वॉशिंग मशीन के द्वारा होता है तो फ्यूम बन जाता है। अब वो यदि हार्ड वाटर होगा तो फ्यूम नहीं बनेगा, उसमें लेदर जनरेट नहीं होगा। हाँ, उसको गाज बोलते हैं उससे, फ्यूम। लेदर मीन्स गाज या झाग, जो भी आप पढ़ते हो आप लोग, हिंदी हमसे बहुत अच्छे जानते हैं और केमिस्ट्री भी जानते हैं, बट इसको बहुत सीखने की आवश्यकता है कि नहीं। तो हमें एक बार रिप्लाई कर दो, हम लोग झाग गाज दोनों बोलते हैं। अब हम लोग उसमें किस में मॉडिफाई हो जाए इस पे ध्यान देना है। तो आप हम लोग झाग और गाज तो यहाँ नाम लेंगे नहीं, हम लोग नाम लेंगे फ्यूम या लेदर नाम लेंगे। तो सॉफ्ट वाटर में लेदर जनरेट हो जाता है, बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर है। और हार्ड वाटर होगा तो लेदर जनरेट नहीं होगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वाटर टू फॉर्म लेदर विथ सोप सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ वाटर। चलिए हमारे साथ साथ कुछ लिखिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर में लिखो, इट इज मेनली टू टाइप्स। पहला लिख लीजिएगा, हम चैट बॉक्स आप लोगों को देख रहे हैं, पहला लिखिएगा सॉफ्ट वाटर, दूसरा लिखिएगा हार्ड वाटर। रिप्लाई करते रहिएगा, लिख चुके होंगे तो हार्ड वाटर, ठीक है। अब हम लोग कुछ पॉइंट डाल के इसमें लिखेंगे सॉफ्ट वाटर में। सॉफ्ट वाटर में पॉइंट डाल के लिखें तो इट्स कैन बी रैपिडली, ओके थैंक यू। सॉफ्ट वाटर में लिखें इट कैन बी रैपिडली फॉर्म लेदर। अब लेदर मीन्स झाग या गाज, जो भी समझे ये ध्यान रखिएगा। इट कैन बी रैपिडली मीन्स होता है बेटा आसानी से। रैपिडली मीन्स क्या होता है, आसानी से। इट कैन बी रैपिडली फॉर्म लेदर विथ सोप सोल्यूशन। इट कैन बी रैपिडली फॉर्म लेदर विथ सोप सोल्यूशन। वो सोप सोल्यूशन, जब हम लोग पानी में साबुन लगाते जाएंगे तो बहुत आसानी से फ्यूम बनेगा, लेदर जनरेट हो जाएगा, झाग बनेगा, उसको हम लोग नाम देते हैं सॉफ्ट वाटर। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, डिस्टिल वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, डोमेस्टिक वाटर। डोमेस्टिक का मतलब जो घर में यूज करते हैं, डोमेस्टिक वाटर, डाई मिनरल्स वाटर, रेन वाटर भी बोल सकते हैं। क्या क्या लिखे हैं आप लोग, डिस्टिल वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, डोमेस्टिक वाटर, डाई मिनरल्स वाटर एंड रेन वाटर। रेन वाटर का मतलब जो बारिश का पानी ऊपर से फिल्टर हो गया था, एकदम फ्रेश रहता है ना। ऐसा नहीं कि नीचे कीचड़ में गिर गया तो वो नहीं, जो ऊपर से आता है उसको रेन वाटर भी। अब ये नहीं कि कीचड़ में गिर गया तो उसको करिएगा ये सॉफ्ट वाटर नहीं, वो तो वेरी वेरी हार्ड वाटर में आ जाएगा। ओके, नोट कर चुके सोनल, रिप्लाई विल बी फास्ट। ओके वंशिका, ठीक है, थैंक यू। हार्ड वाटर में लिखें इट्स कैन नॉट बी रैपिडली, इट्स कैन नॉट, वेरी गुड, ओके बहुत अच्छा जाएगा क्लास। इट कैन नॉट बी रैपिडली फॉर्म लेदर विथ सोप सोल्यूशन। इट कैन नॉट बी, हार्ड वाटर में लिखिए, रिप्लाई बाद में। इट कैन नॉट बी रैपिडली फॉर्म लेदर with soap solution. It cannot be rapidly form leather
विथ सोप सॉल्यूशन, लेदर विथ सोप सॉल्यूशन, ठीक है। कैन नॉट बी रेपिडली फॉर्म लेदर विथ सोप सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों के पॉइंट समझ में आ जाए। कैसे, इसका एग्जांपल लिखिए दो। ये लेदर जनरेट नहीं करेगा सोप सॉल्यूशन पानी के साथ, हार्ड वाटर। तो आप लिखें, एग्जांपल लिखें, पॉन्ड्स वाटर। पॉन्ड्स मीन्स क्या होता है जी? पॉन्ड्स मीन्स एक तालाब, पोखरा, पोखरी जो भी हो। देखो, पॉन्ड्स वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, पॉन्ड्स वाटर, पॉन्ड्स वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, ईटीसी कर लीजिएगा। पॉन्ड्स वाटर मतलब तालाब, पोखरा, पोखरी जो भी हो, एंड रिवर वाटर नदी, जानते हैं। हाँ, तालाब होता है, पॉन्ड्स मीन्स तालाब, हमें भी पता है। जीत बहादुर बहुत हिंदी जानते हैं, तो तालाब हमें पता है। एंड सी वाटर, समुद्र में जो पानी रहता है उसमें फ्यूम नहीं बनता है, लेदर जनरेट नहीं होगा। रिवर वाटर, डर्टी वाटर भी लिख सकते हैं, जो भी हार्ड वाटर ना। तो ये इसका काजेज क्या है, रीजन क्या है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इसमें रहता है। हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इसमें ये सॉल्युबल साल्ट है? तो कुछ इसमें हार्ड वाटर में सॉल्युबल साल्ट रहते हैं, उसी के कारण इसमें हार्डनेस आ जाता है। तो आप लोग एक पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए क्वेश्चन दिया भी था। काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इसका कारण क्या है? हेडिंग लिख लो। अब सॉफ्ट वाटर में तो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इसका काजेज क्या है, कारण क्या है कि इसमें हार्डनेस ऑफ वाटर या हार्ड वाटर बोलते हैं? इसमें कुछ सॉल्युबल साल्ट होते हैं। जो सॉल्युबल साल्ट किसके होते हैं? मैग्नीशियम आयंस के होते हैं, कैल्शियम आयंस के। वो क्या होते हैं? या तो वो क्लोराइड होगा, या तो वो सल्फेट होगा, या तो वो बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा बेटा? कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के क्लोराइड आयंस हो, सल्फेट आयंस हो, बाइकार्बोनेट आयंस हो। ओके, तो दिस इज, हम लोग यहाँ पे लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये 6 रहेंगे तो हम मान लेंगे कि वहां पे हार्ड वाटर है या हार्डनेस ऑफ वाटर का कारण। तो लिखिए क्या रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वंश का, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। लिखिए तो हार्ड वाटर, काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर या काजेज ऑफ हार्ड वाटर लिखो। इट इज ड्यू टू, पॉइंट डाल के लिखिए, वेरी गुड। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट। देखो इसमें बुक में बहुत अच्छा नहीं दिया, लेकिन हम आपको ब्राड में पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एनसीईआरटी में अच्छा दिया है थोड़ा सा, ठीक। एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़ गया, एक नेक्स्ट क्लास आज तो पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्लास से टाइम होने वाला है। लिखिए, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट ऑफ magnesium and calcium in the form of, it is due to the presence of soluble salt of magnesium and calcium in the form of chloride, sulfate and bicarbonate ions, in the form of chloride, sulfate and bicarbonate ions। लिख चुके तो नोटेड या डन कुछ लिख दो। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस। लिख चुके। दैट इज करके लिखिएगा सॉल्युबल साल्ट, दैट इज सॉल्युबल साल्ट। हार्ड वाटर का सॉल्युबल साल्ट क्या होगा? दैट इज करके लिख लीजिएगा सॉल्युबल साल्ट। तो अब हमारा क्या हो सकता है? मैग्नीशियम HCO3 ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, या मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो,
या उसमें कैल्शियम सल्फेट हो, ये 6 रहेंगे तो ये सॉल्युबल साल्ट है। इसको लिख लो, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर में ये हमारे सॉल्युबल साल्ट है, सॉल्युबल साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लग रहा है कि ये आप लोगों को माइंड में सेट हो चुका। सॉल्युबल साल्ट इन हार्ड वाटर, ये सॉल्युबल साल्ट है, यही रीजन है कि वो हार्ड वाटर होता है। तो इसमें सॉल्युबल साल्ट क्या होते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या दोनों हो सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ओके, लिख चुके बेटा, लिख चुके? ओके, वेरी गुड। वाई हार्ड वाटर, एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन एक जेई में पूछा गया 2007 में, हम चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप सोल्यूशन, वाई हार्ड वाटर, आप लोगों को रीजन बताना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, वाई हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप सोल्यूशन, वाई हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप सोल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर डन नहीं लिखना है, इसका सोल्यूशन लिखना है और नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे कि सर हम लोग लिख चुके हैं। क्या रीजन है कि हार्ड वाटर लेदर जनरेट नहीं करता है सोप सोल्यूशन के साथ, तो दिस इज ए सॉल्युबल साल्ट होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, अब आपको इसका लिखना है एंड रीजन एंड लिख के आएंगे आप। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो उसमें आप ये बताएंगे कि सर हम लोग लिख चुके हैं और नहीं तो हम बताएंगे। वैसे हम आप लोगों को सोप का एक जनरल फार्मूला बताना चाह रहे हैं, आप बच्चे जानते होंगे, दिस इज RCOO माइनस Na+। R हायर फैटी एसिड हो सकता है, दिस इज R इक्वल टू हायर फैटी एसिड, कार्बन की संख्या मोर देन 16 हो, जैसे हम लोग या तो वो स्टेरिक एसिड हो सकता है या पामटिक एसिड हो सकता है या तो ओलेइक एसिड हो सकता है। आप जानते होंगे स्टेरिक एसिड लेंगे तो C17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C17 कार्बन, तो उसको हम लोग नाम दे देंगे, दिस इज क्या नाम दे देंगे, सोडियम स्टेरेट। साल्ट है तो इधर स्टेरेट हो जाएगा सोडियम का, सोडियम स्टेरेट। ये हायर फैटी एसिड पामटिक भी हो सकता है, ओलेइक एसिड भी हो सकता है, तो सोडियम ओलिएट हो जाएगा, सोडियम पामिटेट हो जाएगा एंड यहाँ 17 कार्बन लेते हैं तो दिस इज क्या हो जाएगा, सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट। हाँ, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा हमारा C17H35CO माइनस Na+। ये देखिए सोप का एक जनरल फार्मूला हम बता दिए हैं, इसका मेन नाम है सोडियम स्टेरेट। तो ये क्यों नहीं फ्यूम जनरेट करता है, लेदर जनरेट करता है, इसका रिएक्शन आपको लिखना है। आप किससे रिएक्शन कराएंगे, इन सॉल्युबल साल्ट से। तो सॉल्युबल साल्ट से कराएंगे तो क्या होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जेई का क्वेश्चन है 2007, हम चाहेंगे कि सभी बच्चे रीजन खोज के लाएंगे एंड वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोगों को हमें लग रहा होगा जो आज पढ़ाए होंगे सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम चाहेंगे कि आज क्लास बस करते हैं क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्लास है ऑफलाइन, ठीक, IT बैच में है, तो 11:10 से क्लास है, 11:10 हो गया तो क्लास रहने दें आज का, इतना ही बस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्माइल वाला फेस रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए आप लोग। ओके ठीक बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।